चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने थोड़ी बहुत बात करी थी गवर्नेंस क्या है। खास करके गवर्नेंस का मतलब होता है जो सरकार अपना काम करती है, तो सरकार जो भी काम कर रही है उसकी जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है काम करने का, खास करके जनता के कल्याण के लिए, राज्य को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम गवर्नेंस बोलते हैं। मतलब एक एक है गवर्नमेंट अपने अपना जो काम वो कर रही है, वही है गवर्नेंस। जैसे कोई, मान लो कोई अधिकारी है, कोई अपना काम कर रहा है, तो अधिकारी एक तो ऑफिशियल है वो, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो दोनों अलग चीजें हैं। तो मतलब द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, या ऐसे कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नेंस। ठीक है, जो भी वो काम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, चाहे इकोनॉमिक काम हो, चाहे पॉलिटिकल काम हो, चाहे जो भी जिस प्रकार का भी काम गवर्नमेंट कर रही है, उसी को हम नॉर्मल एकदम लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि वही है शासन। नाम समझिए ना, हिंदी में शासन, शासन करना। तो हम शासन करना किसे बोलेंगे? जैसे राजा शासन करता है, तो राजा जब शासन करता है तो राजा शासन करने के दौरान क्या क्या करता है? वो जनता के लिए कुछ काम करता है, न्याय व्यवस्था का काम करता है। जैसे जुडिशरी कोई न्यायिक काम करता है। जैसे आपने सुना होगा पुराने जमाने में जो राजा होते थे, वो जनता दरबार लगाते थे किसी किसी पर्टिकुलर दिन, कि इस दिन हम न्यायिक सुनवाई करेंगे। जनता आती थी दरबार में, आम जनता की बातों को समझते थे, सुनते थे। तो वो है, वो भी एक प्रकार का शासन ही है ना। दूसरा दूसरा एक शासन हुआ कि कोई काम कर दिया, जैसे मान लो कोई नहर बनवा दी, कोई झील बनवा दी, जैसे सुदर्शन झील बनवा दी किसी राजा ने, तो ये भी तो जनता के कल्याण के लिए किया गया काम ही हुआ ना। तो ये भी तो शासन का ही एक हिस्सा हुआ। दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं ने डेफिनेशन दी है गवर्नेंस की। बेसिक तौर पे आप समझिए कि जो गवर्नेंस है, कई ऐसे देश थे जो गवर्नेंस नहीं कर रहे थे, मिस गवर्नेंस, या ऐसे बोलो कुशासन कर रहे थे, शासन भी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कुशासन। मतलब जितना जनता को करना चाहिए, जितना उनके कल्याण के लिए जो भी काम करना चाहिए, उनका जो न्याय है, उनके साथ स्वतंत्रता का बर्ताव, इन सारी चीजों का काम नहीं करते थे वो। उनका उनका शोषण करते थे, गलत तरीके से उनका यूज करते थे। जैसे रूस में हुआ, मैंने बताया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ वहां पे, तो वहां पर जनता से 16-16 घंटे काम करवाया जाता था। लेकिन अब वो इस बात को कहेंगे, देखिए हमारे यहाँ शासन चल रहा है। तो जब आप बोलेंगे कि व्हाट इज गवर्नेंस एंड व्हाट इज गुड गवर्नेंस, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली में गवर्नेंस करना ही गुड गवर्नेंस है। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में अंतर नहीं है? क्योंकि जब हमने कहा कि आप शासन करिए, तो फिर आप कुशासन कर रहे थे। मतलब आप शासन की बजाय क्या कर रहे थे? फिर हमने सोचा कि जब आप शासन मैं आपको बोल रहा हूँ तुम शासन करो, और तुम कर रहे हो कुशासन, तो जब मैं बोलूंगा तुम अच्छा शासन करो, तो हो सकता है तुम शासन करो। बात समझ में आ रही है? जैसे नहीं बोला जाता कि मैं अगर टारगेट रखेंगे कि 90% लाना है, तो हो सकता है 80% मिल जाए। ये वाला सिस्टम है कि लक्ष्य ऊंचा रखो, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। ये वैसा ही कि कह दें कि चलो तुम अभी शासन करो, मतलब तुम अच्छा शासन करो, तुम जनता का कल्याण करो, जनता की भलाई करो, जनता के लिए जो भी काम करने वो बेटर काम करो। लेकिन अगर हम उनको बोलेंगे कि आप बेटर काम करिए, तो वो फिर नॉर्मल काम करेंगे। तो इसीलिए एक परिभाषा कर दी गई गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस की, जिससे कि वो देश जो कुशासन कर रहे थे, हो सकता है शासन करने लगे। अब शासन का मतलब बेसिक तौर पे समझ में आ रहा है क्या? कि सरकार जो भी काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं शासन। और वो कई प्रकार का, वो राजनीतिक काम हो सकता है, वो आर्थिक काम हो सकता है। जैसे आर्थिक काम क्या हो सकता है कि राज्य में बहुत सारे इंडस्ट्रीज खोल देना, रोजगार पैदा करना, ये सारे आर्थिक काम है जिससे कि जनता की भलाई हो रही है। राजनीतिक काम, राजनीतिक तौर पर जनता को मजबूत करना, रिजर्वेशन वगैरह, ये सब काम क्या है? कोई कल्याणकारी योजना लागू कर देना, ये हो गया आपका राजनीतिक काम। तो मतलब जितने भी काम सरकार कर रही है और जिस प्रक्रिया के तहत कर रही है, चाहे वो विधायी प्रक्रिया हो, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे वो कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो, उन सारी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं गवर्नेंस। ठीक है? तो यही जब आप वर्ल्ड बैंक की परिभाषा लिखेंगे तो वो भी ऐसे ही बोलेगा। ठीक है? कि जो कार्य सरकार की कार्य करने की क्षमता है, चाहे वो प्रशासनिक काम हो, चाहे वो विधायी काम हो, चाहे वो कार्यपालिकी काम हो, उसी क्षमता को हम बोलते हैं
शासन, और शासन करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी सरकारों के पास शासन करने की क्षमता नहीं है, जैसे पाकिस्तान की सरकार हुई, या बहुत सारे और देश में, दुनिया में देश हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया बार बार बोलता है कि हमारे यहाँ शासन है, सरकार है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। तो हम उनको कैसे समझाएं? कोई बच्चा अगर बदमाशी करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि अच्छा काम करो, क्योंकि उससे बोलूंगा काम करो तो अच्छा काम नहीं करेगा, उससे बोलूंगा अच्छा काम करो तब वो काम करेगा। समझ में आ रहा है वो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कि किसी को बहुत बढ़िया काम करने को बोलो तो वो नॉर्मल काम करेगा। ऐसे ही विश्व बैंक को भी समझ में आ गया 1992 में, उसने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसी परिभाषा बना दी जाए जिससे लोगों को लगे कि चलो गुड गवर्नेंस करते हैं, करना गवर्नेंस ही है, बट हम कहेंगे गुड गवर्नेंस। अब ये सोचो, शासन करना और अच्छा शासन करना दोनों में अंतर क्या है? अब मैं अगर किसी सरकार को कहूं कि सरकार शासन कर रही है, तो उसमें क्या है? अगर सरकार संविधान के अनुरूप ही काम कर रही है तो शासन करेगी तब भी तो अच्छा ही शासन होगा ना। ये अच्छा शासन और बुरा शासन क्या होता है? शासन तो शासन है। जैसे मान लो अगर सरकार को कोई कानून बनाना होगा तो कानून तो सरकार बनाएगी ना। अब उसमें अच्छा और बुरा का मतलब क्या हुआ? अगर बुरा कानून भी बनाएगी तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी? मना कर देगी। तो भी तो शासन का ही हिस्सा है ना। तो मतलब शासन शासन ही है। उसको जो अच्छा वाला जामा पहना दिया गया है वो सिर्फ इसलिए पहना गया है जिससे वो देश जो शासन के बजाय कुशासन कर रहे थे वो कम से कम शासन करने लगे, या उनके पास बहाना ना बचे कोई। इसीलिए 7-8 चीजें जोड़ दी गई। 7-8 चीजें जोड़ दी गई कि अगर ये चीज आपके देश में है, आपकी सरकार अगर ये काम कर रहे हैं, ये 8 काम, तो आपको माना जाएगा कि आपका गवर्नेंस गवर्नेंस नहीं, गुड गवर्नेंस। और उसी में एक ई गवर्नेंस भी है कि अगर ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, कि मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन सरकार की हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत रहे। ठीक है, उसमें कोई सीक्रेसी ना हो, कोई गोपनीयता नहीं, कोई रेड टेप वाला काम ना हो कि जैसे सरकार ऐसे मास्क पहन के सरकार घूम रहे, हमको पता ही नहीं कि सरकार कौन है। ठीक है, तो सिक्रेसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर काम में पारदर्शिता लानी है तो सबसे बड़ा रूल होना चाहिए पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? आर पार दिखना चाहिए। जैसे ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है ये दिखाई पड़ना चाहिए। उसके लिए चाहे आप कैमरा लगवा दें, चाहे शीशे का ऑफिस बनवा दें, दोनों में से एक काम कर दीजिए। अब यहाँ पर मेरा मैं जो बोल रहा हूँ उसको संकेत के रूप में समझिए। अब हूबहू बहु ऐसे मत समझिए कोई ऑफिस हो जो शीशे का बना हो, ऐसी ऑफिस नहीं बनती है। इसका मतलब होता है कि ऑफिस के अंदर किए जा रहे सारे काम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जो आपको पता होना चाहिए कि अगर सरकार अच्छे से चलानी है तो वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक मैंने ट्रांसपेरेंसी बता दी, पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। दूसरा काम होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की। अगर सरकार का उत्तरदायित्व ही नहीं है तो फिर सरकार कैसे चलेगी? भाई उत्तरदायित्व होना जरूरी है। जैसे मान लो यही सरकार, करंट सरकार है, अगर इसका जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व होगा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तो ये जो मन वो करेगी। और ये अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है? ये तो आपने डेमोक्रेसी में पढ़ी थी कि अगर जनता खराब काम करेगी तो हम उसको हटा सकते हैं। इससे उसके मन में डर रहेगा कि अगर हम खराब काम करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी वहां से पैदा हो रही है क्योंकि हम ही ने तो भेजा है उनको। अगर हमको लगेगा कि वो खराब काम कर रहे हैं तो हम उनको हटा देंगे। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है? आपके घर में आपके माता पिता से आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे कनेक्ट हो रही है? पहला काम तो वो आपको आपको पैसा दे रहे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं और आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो हो सकता है इन सारे कामों से आपको हटा दें। तो आप रिस्पॉन्सिबल है अपने परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि कुल मिला के आपका भविष्य किस पर टिका हुआ है? आपके परिवार पर। ऐसे ही सरकार का भविष्य जनता पर टिका होता है। अगर सरकार खराब काम करेगी तो जनता उसको हटा देगी। तो अकाउंटेबिलिटी ऐसे पैदा होती है। ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी कभी पैदा हो ही नहीं सकती। आप अपने बेटे को कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई उसका मतलब ना तो उसको पढ़ा रहे हैं, ना तो उसको पैसा दे रहे हैं, ना तो उसको किसी प्रकार का हेल्प कर रहे हैं, और आप सोचें कि पुत्र आपकी बातों का पालन करे, तो ये पॉसिबल है? अकाउंटेबिलिटी तो तब आएगी ना जब आप उसको उसका लालन पालन करेंगे, उसका सही तरीके से ग्रोथ करेंगे, तब तो उसके मन में पैदा होगा ये भाव कि हमारे पिताजी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये माता पिता को भगवान क्यों माना जाता है? वाई माता पिता को भगवान इसलिए मानते हैं बिकॉज दे दे आर डूइंग एवरीथिंग सेल्फलेसली। उनको किसी प्रकार का आपसे स्वार्थ नहीं है। हाँ, अगर वो स्वार्थ भी है तो वो स्वार्थ नैतिक स्वार्थ है, उसका भौतिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे नैतिक स्वार्थ क्या होता है?
कि उनका मन है कि तुम कोई अच्छा काम करो जिससे उनका नाम रोशन हो। अब बताओ, उनका नाम रोशन हो खराब हो क्या फर्क पड़ता है? उससे उनको कौन सा कोई फिजिकल एंटिटी मिलेगी क्या उनको इससे? दे विल गेट एनीथिंग फिजिकल? नो। वो बस वो मानसिक शांति मिलेगी, और वो भी तब मानसिक शांति मिलेगी जब आप अच्छा काम करेंगे। इसका मतलब उसमें भी आपका ही फायदा है। मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ही तो उससे बेनिफिट, आपको बेनिफिट उसी से मिल रहा है। बस उनको ये शांति मिलेगी कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है। और इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये सोचे कि सामने वाला अच्छा काम कर रहा है और उनको सुकून मिले। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। एक तो माँ बाप होते हैं, दूसरा आपकी पत्नी। ठीक है, बस दो ही लोग इस दुनिया में। बाकी पत्नी, वो जो ये जो पत्नी से पहले वाला जो खेल होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, समझ आई बात? तो यही दो तीन लोग हैं इस दुनिया में जो आपको बिना किसी हित के, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। तो माता पिता को तो उस कैटेगरी से अलग कर दो, क्योंकि जो आपकी तथाकथित जो महिला मित्र होगी, वो भी किसी न किसी स्वार्थ से ही आपसे जुड़ी है। ठीक है, समझ आई बात? तो इसीलिए माता पिता को भगवान मानते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं, कोई दैवीय कृत्य नहीं है कि वो सीधे अवतरित होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन वो कमियां एज ए पर्सन होती हैं। बट एज ए पेरेंट, एज ए फादर, उनके अंदर आपके प्रति कोई कमी नहीं। इसलिए क्योंकि पिता का कर्तव्य वो पूर्ण रूप से निभा रहे हैं, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पुत्र होने का धर्म, या जो पुत्र ऋण एक प्रकार का होता है, उसको चुकाने का प्रयास करें अपने जीवन में। चुका पाए तो अच्छी बात है, नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं है, बट ट्राई तो करना पड़ेगा ना। तो गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो सरकार काम करती है नागरिकों के लिए, और इसमें हितधारक जैसे स्टेक होल्डर्स होते हैं। और अब सोचो कि स्टेक होल्डर्स क्या है? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि ऐसे वे सभी लोग, वे सारी चीजें जो सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों से प्रभावित हो। समझ आ रही बात? जैसे सरकार जो भी निर्णय ले रही है, उससे जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो सारे हम मानेंगे क्या उनको? उनको हम स्टेक होल्डर्स मानेंगे। खास करके उसमें सरकार होती है, मतलब खुद गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं। भाई जब सरकार कोई फैसला लेगी, सरकारी अधिकारी भी तो उससे प्रभावित होंगे ना। सिविल सोसाइटीज हैं, सिविल सोसाइटीज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज, मतलब जो भी ऐसे काम करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? और एक जनता है। ठीक है भाई, जनता तो डायरेक्टली उनसे, उनके डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर कोई भी काम सरकार कर रही है, सरकार अपने हिसाब से, तो उस पर जनता का जरूर असर होगा। तो एक सिस्टम अप्रोच होता है। जब आप अभी आगे पढ़ेंगे गवर्नेंस में, तो उसमें मैं आपको लाइन बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट है सिस्टम अप्रोच, जिसको सिस्टम थियरी बोलते हैं। तो सिस्टम थियरी में क्या होता है? जब हम इनपुट डालते हैं, इनपुट इनपुट मतलब मान लो कोई पॉलिसी सरकार बना रही है, तो उसको बोलेंगे इनपुट। जैसे मान लो पार्लियामेंट में वो बिल चला गया, उसके बाद वो बिल पास होकर के जब आगे बढ़ेगा, तो वो जब, जैसे मान लो उसको ऐसे देख सकते हो, यू हैव रीच द बिगिनिंग। देखिए, जैसे मान लीजिए इनपुट में क्या होता है, ये पीछे तक दिख रहा है। इनपुट जो है, इनपुट का मतलब कोई पॉलिसी बनने के लिए हमने उसको लॉ मेकिंग अथॉरिटी के पास भेज दिया। ठीक है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी का मतलब कानून बनाने वाली संस्था, या कोई भी, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे किसी और को भी। भाई पार्लियामेंट किसी और को भी तो सौंप सकती है कि चलिए आप कानून बनाइए, इतना तो जानते हैं ना आप। वो कानून चाहे पार्लियामेंट बनाए, संसद कानून बनाने का काम करती है, लेकिन वो ये अधिकार किसी और को दे भी सकती है। ठीक है, तो मान लो इनपुट मतलब ये कोई कानून, कोई बिल यहाँ पर आया, या कोई पॉलिसी इसको बोलेंगे हम। ये मैं पॉलिसी फार्मूलेशन का एक पार्ट आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसी या नीति कैसे बनती है। तो यहाँ पर आया, पार्लियामेंट में पॉलिसी आई, मान लो पॉलिसी बन के आगे निकली, तो उसको आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब आउटपुट क्या हो, जब ये पॉलिसी बन जाएगी, फिर इसको हम क्या करेंगे? हम इसको जनता के पास फीडबैक के लिए भेजेंगे। समझ आई बात? जब जनता के पास फीडबैक के लिए भेजेंगे, तो ये जो फीडबैक हो रहा है जहां पर, उसको एनवायरमेंट बोलते हैं आप। मतलब जहां पर ये फीडबैक हो रहा है, उसको बोलेंगे इन्वायरमेंट। फिर क्या बोलेगी? फिर जनता जो है अपना फीडबैक यहाँ पहुंचा देगी।
और उसी के हिसाब से मामला आगे बढ़ेगा। अगर फीडबैक निगेटिव हो गया, फीडबैक को क्या बोलते हैं, पुष्टिकरण ना, हिंदी में बोलते हैं पुष्टि करना, कि मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा, जनता ये निर्धारित करती है। जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो अपने पोर्टल पर या अपने वेबसाइट पर वो कानून शेयर करती है, और वो आपके लिए शेयर करती है। इसीलिए जो चैनल है संसद, संसद चैनल पे वो जो भी कानून होगा एक बार जरूर आपके सामने उसको रूबरू किया जाएगा, और बहुत सारे लोग बैठकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका फायदा क्या है, उसका मतलब आपका काम और आसान कर देंगे वो। जैसे आपको लगता होगा जब आप संसद टीवी देखते हैं तो आपको लगता होगा कि ये कहीं, मेरे को लग रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है ये चैनल सिर्फ यूपीएससी के लिए बनाया गया है, कि मेंस में भी तो ऐसे पूछता है ना कि कोई कानून है उसका पॉजिटिव और निगेटिव बना बताइए, और जो वहां पर मेंबर्स बैठे होते हैं वो यही तो डिस्कस करते हैं। 4 लोग हैं तो 2 लोग क्या बोलेंगे, 2 लोग पॉजिटिव पे बात करेंगे, 2 लोग निगेटिव पर। वो एक्चुअली में जनता का काम आसान करते हैं। जैसे जो जनता बैठकर टीवी देख रही है, मे भी जनता के पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो उसके सही और गलत को निर्धारित कर सके, तो वो लोग उस चीज को निर्धारित करके जनता तक पहुंचाते हैं कि देखिए समझिए ये कानून आपके लिए कैसे कैसे फायदेमंद हो सकता है और कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर जनता अब निर्धारित करेगी। एक बार एससी एसटी एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया था, 2018 के आसपास की बात है, ठीक है, 18-20 ध्यान नहीं आ रहा है। उसी टाइम पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में कुछ चेंजेस कर दिए थे। उसमें ये कर दिया था कि गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, या नॉन बेलेबल बना दिया था उसको, कि आप जमानत ले सकते हैं। अब इस पर क्या हुआ, इस पर बवाल मच गया। इसे होने लगा कि इससे एससी एसटी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये देखिए जनता फीडबैक दे रही है अपना उस कानून के प्रति। ये अलग बात है कि वो न्यायपालिका ने बदला हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका भी तो कानून एक प्रकार से चेंज कर सकती है। तो फिर तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपने ये जो चेंजेस किए हैं इन चेंजेस को आप बदलिए, सॉरी इन चेंजेस को, ये जो निर्णय आपने दिया है उसको आपको बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जनता के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, और मजबूरन केंद्र सरकार ने कानून बाद में बदल दिया। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देखिए, कानून आ गया इनपुट में, उसके बाद आउटपुट निकला तो फिर जनता के पास पहुंचा, जनता ने फीडबैक दिया, और ये फीडबैक यहाँ लॉ लॉ मेकिंग अथॉरिटी तक आ गया। अब फिर उसको समझ आ गया कि यह कानून हमको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। मैं इसको आगे बताऊंगा, ये बस एक समझाने का प्रयास है आपको, कि आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए किसको ये बात नहीं समझ आई। इनपुट आउटपुट, इनपुट मतलब होता है जैसे मान लो आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इनपुट के कौन कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कीबोर्ड क्या है, कोई चीज इनपुट करते हैं ना तो डिस्प्ले पर दिखती है, तो डिस्प्ले आउटपुट हो गया, या प्रिंटर से निकाल दिए। हालांकि प्रिंटर और स्कैन का सिस्टम हो सकता है, स्कैन से उसको इनपुट डिवाइस भी माना जा सकता है, लेकिन हम एकदम सिंपल समझिए कि हम कोई चीज, कोई जानकारी किसी चीज में डाल रहे हैं, वो इनपुट हुआ, और उस जानकारी को हम बाहर निकाल रहे हैं तो आउटपुट हो गया। जनरली जब कोई पॉलिसी या कोई कानून या नीति बनाई जाती है तो उसको पहले पार्लियामेंट में डाला जाएगा ना, तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ। फिर वहां से वो जो बन के बाहर निकल आई तो आउटपुट हो गया। अब जो बाहर बन के निकल के आए अब उसको जनता के पास भेजा जाएगा। समझ आई बात? जनता उसको समझेगी कि सही है कि गलत। जनता कह दिया कि सही है तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा, और जनता ने कहा नहीं हमको इस प्रावधान पे ये दिक्कत है, तो फिर उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ने ही तो अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। और मैंने क्या बोला, और ये खेल क्यों हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी की वजह से। अगर अकाउंटेबिलिटी आप माइनस कर दे, या आप सोचे कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी आपस में जुड़ी नहीं है। जैसे मान लो आपके पापा ने आपको 100 रुपए दे दिए और उन्होंने कहा कि जाओ 50 रुपए का सामान खरीद के लाओ, 20 रुपए का लाओ, फिर बचेगा कितना, 30 रुपए बचेगा ना। तो 30 रुपए आपकी जिम्मेदारी बनती है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप 30 रुपए वापस करें उनके पास। अब 30 रुपए में मान लो आपने 10 रुपए का चॉकलेट खा लिया, हालांकि सरकार को ये आदेश नहीं है कि आप चॉकलेट खा लें, क्योंकि उनका चॉकलेट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपने चॉकलेट खा लिया तो आप पापा से जाके बताएंगे ना कि मैं 10 रुपए का चॉकलेट खा लिया, पापा आपको डांट फटकार लगाएंगे, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि 10 रुपए मेरे से गिर गए और आपने चॉकलेट खा लिया, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो यू आर नॉट मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, और यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर योर फादर। वो आपके एहसास पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर डर होता, उनका आपके अंदर थोड़ा बहुत भी डर होता, तो शायद आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, आप झूठ नहीं बोलते, उनसे सही बात बताते, या आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप चॉकलेट खा लेते।
तो ये सरकार पर भी लागू होता है। सरकार को इतना अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। यहाँ जनता कोई माफ नहीं करती है किसी को, ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये थोड़ा आगे का मामला है, अभी इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैंने ही बनाया है, ठीक है। इस पे टाइमर नहीं लगा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट वाला मामला समझ में आया ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एक बात ये बताइए, शासन थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना। अभी देखिए आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं है, अभी एक प्री क्लासेस चल रही हैं। प्री मतलब क्लासेस से पहले वाली क्लासेस, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक समझ को थोड़ा विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जब वो गवर्नेंस की क्लास चले तो आपको चीजें समझ में आए, कोई आपके सर के ऊपर से ना निकल जाए। अब बताइए सारे लोगों को समझ में आ गया ना, ये जो अभी मैंने बताया उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, लिखना नहीं है कुछ, लिखवाएंगे बाद में। देखिए यहाँ जो गुड गवर्नेंस लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया ना, गुड गवर्नेंस क्या होता है कि व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए जिसमें से 8 बातें करी गई थी। ये 8 बातें इसमें है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें देखो कैसे दिखाया गया है। ये जो है बैड गवर्नेंस है। बैड गवर्नेंस में क्या दिख रहा है यहाँ पे, अपने मुंह पे इसने क्या लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, मतलब ये सीक्रेसी, गोपनीयता बना रहा है। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है सामाजिक बहिष्करण। सामाजिक बहिष्करण का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले वो लोग, वो वर्ग, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय हो गए, ऐसे समुदाय जो हाशिए पर है, मार्जिनलाइज्ड, उनको सरकार किनारे कर दे रही है और बहुसंख्यकों को ध्यान में रख रही है। मतलब जिनके आधार पर वो गवर्नमेंट बन सकती है, उनको लग रहा है कि अगर हम बहुसंख्यक का ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा सरकार बनाएंगे। तो इससे क्या हो गया, सोशल एक्सक्लूजन हुआ उन लोगों का। हालांकि संविधान उनको हेल्प कर रहा है, संविधान उनके लिए सुरक्षित, मतलब संविधान उनको संरक्षा पहुंचा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही है। तो उसी को हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। तो ये एक अच्छी सरकार की निशानी है कि बुरी सरकार की, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, बैड गवर्नेंस। फिर लिखा है इनइफिशियंसी। इनइफिशियंसी मतलब क्षमता नहीं है इनके पास, दक्षता की कमी है। मतलब दक्षता का मतलब कोई भी काम करने की जो एफिशिएंसी होती है, जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए कि 10 मिनट में 100 वर्ड लिख के दिखाओ, बहुत कम बोल रहा हूं, ठीक है, 10 मिनट में 100 वर्ड लिखना बहुत आसान काम है, और आप 100 वर्ड तो लिख रहे हैं लेकिन आप 10 मिनट में नहीं लिख रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, 1 घंटे में लिख रहे हैं। तो ये आपकी इनइफिशियंसी दिखाता है। मतलब आप ठीक ढंग से जितना समय सीमा आपको दी गई है उस समय सीमा में आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो काम आपको करने के लिए बोला जा रहा है उसमें भी आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनइफिशियंसी। जैसे यूपीएससी मेंस का पेपर जो होता है ना, लिख लेंगे सब लोग, जैसे 3 घंटे को 10 घंटे दे दिया जाए तो सब लोग सारा पेपर लिख देंगे। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि पेपर लिख तो सकते हैं बट दे कैन नॉट राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन 3 आवर्स। तो जो 3 घंटों में कर लेगा वो एफिशिएंट है, जो नहीं कर पाएगा वो एफिशिएंट नहीं है। समझ आ गई बात। तो सरकार को जैसे एक टाइम, निश्चित टाइम लाइन में कहा जाए सरकार को कि आप 5 साल के भीतर ये वाला डेवलपमेंट करके दिखाइए। अगर सरकार वो डेवलपमेंट कर ले रही है तो सरकार को मानूंगा एफिशिएंट है, लेकिन अगर नहीं कर पा रही है तो मैं बोलूंगा इनएफिशिएंट है। तो ये अच्छे सरकार की निशानी है, बुरे। तो दिस इज कॉल्ड बैड गवर्नेंस, ठीक है। रेड टेप का मतलब होता है यही चीज कि सिक्रेसी मेंटेन हो रही है। सिक्रेसी मतलब गोपनीयता हर जगह है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सरकार कैसे कैसे काम कर रही है। तो अच्छा ये बताओ, ये जो सिक्रेसी है इसको खत्म करने के लिए, सरकार की गोपनीयता खत्म करने के लिए, सरकार को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए भारत में कोई कानून है? क्या है? बहुत बढ़िया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई क्या कर रहा है, वही चीज कर रहा है कि नहीं आप सीक्रेट नहीं रख सकते कुछ, आप कितना बजट ला रहे हैं, किस चीज पे कितना खर्चा कर रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा, जनता को सब पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस उसमें हेल्प करती है कि आप सरकारी पोर्टल जाके, ई गवर्नेंस क्या है, सरकारी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कितना फंड है। तो प्रधान आपको अगर गलत बताएगा तो आप कहेंगे देखो वेबसाइट पे तो ये लिखा हुआ है। तो ई गवर्नेंस से हेल्प हुआ कि नहीं? ई गवर्नेंस की हेल्प से हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक है करप्शन।
तो करप्शन, जिस सरकार में करप्शन है, जिस गवर्नेंस में करप्शन है, जाहिर तौर पर वो सरकार खराबी मानी जाएगी। अब करप्शन का ट्रांसपेरेंसी से सीधा रिलेशन है। इफ एनी गवर्नमेंट इज लेस ट्रांसपेरेंट देन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज टू बी करप्ट, तो उसके करप्ट होने की मैक्सिमम चांसेस है। अब इधर देखो गुड गवर्नेंस क्या निशानी दिखा रहा है, एक तो है ट्रांसपेरेंसी कि पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए सरकार की, हर चीज आपको दिख रही है। जैसे सरकार ने मान लो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई तो कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ और कितना नागरिकों को मिला, और जिनको टारगेट में बनाया गया था क्या उन्हीं को मिला कि उसके बजाय किसी और को मिल गया। देखो इस स्तर पे आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है, जैसे प्रैक्टिकली ट्रांसपेरेंसी कम है। जैसे एग्जांपल के रूप में घर बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ऐसे बहुत सारे लोगों को घर मिल जाता है जिनको उसकी जरूरत नहीं होती है। समझ आई बात? तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। तो खैर हमको किताब में लिखना है, कॉपी में लिखना है, तो उसके आधार पे समझिए कि अगर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसी को बोलते हैं सोशल ऑडिट भी बोलते हैं, आपको आगे बताया जाएगा। उसको सामाजिक सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे मान लो कोई काम हुआ, जैसे मान लो कोई योजना सरकार ने लाया, मान लो मनरेगा ही लाया, तो मनरेगा 1 साल के बाद मनरेगा का सोशल ऑडिट होगा। सोशल ऑडिट कैसे होता है? सोशल ऑडिट ऐसे होगा कि जैसे मान लो इसमें जितने लोग हैं सब मनरेगा के मजदूर है मान लो, ठीक है, तो इनको बुलाया जाएगा किसी पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, किसी क्षेत्र के मनरेगा मजदूरों को बुलाया जाएगा और वहां पर एक टीम आती है सोशल ऑडिट करने के लिए। वो बुलाती है और उन लोगों को बुलाती है जिन्होंने उनको नौकरी दी है या जिन्होंने उनको काम पे लगाया है। उनसे पूछा जाएगा कि 200 लोगों को काम करने के लिए दिया गया था, तो क्या 200 लोगों को रोजगार मिला? तो यहाँ 200 लोग बैठकर अगर हाथ उठा दिए कि हाँ सर हमको मिला है रोजगार, तो ये पता चल गया कि 200 लोगों को मिला। अब ये बताया गया कि एक दिन का 500 रुपया देना था, क्या सभी लोगों को एक दिन का 500 रुपया मिला? सभी लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ 500 रुपया मिल गए। तो क्लियर हो गया ना कि भाई जितनी गवर्नमेंट से पॉलिसीज के थ्रू जो जो मिला हुआ था वो सारी लोग उन लोगों के मुंह से हो गया, क्योंकि यही लोग बेनिफिशियरी हैं उसके ना। अब इन्हीं लोगों में से कोई बोल देता कि हमको नहीं मिला, तो फिर सोशल ऑडिट फेल हो जाता। देखो नॉर्मल एक कमर्शियल ऑडिट होता है, एक सोशल ऑडिट होता है। कमर्शियल ऑडिट में ये पता होता है कि कितना खर्च करना था, कितना खर्च हुआ। जैसे मान लो 100 रुपए खर्च करने थे, 80 रुपया खर्च हो गया, तो ठीक है 20 रुपए बचे रहे, कोई दिक्कत नहीं। और सोशल ऑडिट में कितना खर्च हुआ, जिसके लिए खर्च होना चाहिए था क्या उसको मिला, या जितना खर्च होना चाहिए था क्या उतना खर्च हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे कम खर्च हुआ। जैसे मान लो 200 लोगों को चाहिए था ना, कहीं ऐसा तो नहीं केवल 180 लोगों को ही नौकरी मिली, 20 लोग बाकी रह गए। तो ये होती है सोशल ऑडिट, सामाजिक तौर पर सामाजिक अंकेक्षण उसको बोलते हैं। ये कमर्शियल ऑडिट से ज्यादा बढ़िया होती है। ये नई अवधारणा है, इस पर बहुत सारे सवाल भी आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है जो जनता है उसकी इंगेजमेंट कितना है सरकार के साथ, एक प्रकार से भागीदारी बोल सकते हो उसको, कि सर जनता कितनी संलग्न है सरकार के साथ, कि सरकार जो जो भी कानून ला रही है, जो भी पॉलिसीज ला रही है, उससे जनता कितनी कनेक्टेड है। ठीक है, जितनी जनता कनेक्टेड रहेगी ट्रांसपेरेंसी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है, करप्शन होने के उतने ही कम चांसेस हो, क्योंकि जनता तो बर्दाश्त करेगी नहीं करप्शन। इसलिए जो भी खराब सरकारें होती हैं वो हमेशा ये पॉलिसीज अपनाती हैं, वो हमेशा जनता को इंगेज नहीं रखती हैं, वो हमेशा दूर रखती हैं, उनको एलाइनेटेड रखती हैं कि उनको पता ही नहीं चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी भारत में क्यों भारत पहले हिचक रहा था उसको लेने से, क्योंकि उसमें कुछ क्लियर कट पता ही नहीं होता कि पैसा कौन कहां से आ रहा है, किसको जा रहा है, वो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, पता नहीं चलता उसमें कुछ, ठीक है। लेकिन बाद में समझ आया कि नहीं चलो ठीक है इसमें भी कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो फिर भारत ने भी उसको स्वीकार कर लिया। नहीं तो क्रिप्टो करेंसी में यही चीज है ना, इसमें जनता को बेचारे को पता नहीं चलेगा, उसमें फंडिंग हो जाएगी, कई बार टेरर फंडिंग हो जाती है उसमें ना। अब एक हो गया, एक तो आपका हो गया ट्रांसपेरेंसी, दूसरा एंगेजमेंट, तीसरा है सस्टेनेबिलिटी, सतत या समावेशी। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है जो भी कानून आ रहा है वो सस्टेन करे, सबके लिए समावेशी बन जाए, जैसे आने वाले, अब एक तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम संसाधन बचा के रखें, तो इसमें भी संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल हो कि सबके लिए बराबर भी हो और उसका दुरुपयोग ना हो, एक प्रकार से कुल मिला के संसाधन का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। लास्ट वाला है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है,
तो गवर्नेंस अगर आपको बहुत बढ़िया करना है कि हमको गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ना है, तो आपको शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, फिर राज्य के पास है, उनका ऐसे टॉप टू बॉटम आना चाहिए वो। हालांकि गवर्नेंस बॉटम टू टॉप है, मतलब कि जो गवर्नेंस होता है उसका टारगेट होता है कि जो जनता है, सबसे पिछली जनता जो सबसे किनारे खड़ी है, वहां से लेकर के हमारे यहाँ तक कनेक्शन अच्छा हो और सबका कल्याण। गवर्नेंस तो बॉटम टू टॉप थ्योरी काम करती है, लेकिन सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो टॉप टू बॉटम काम करती है कि कोई पॉलिसीज आई सबसे ऊपर से, और वो पॉलिसी ऊपर से चलते हुए कहाँ चली जाएगी, सबसे नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे सरकार और बुरी सरकार का ये अंतर है कि गुड गवर्नेंस में क्या क्या क्वालिटीज आपको मिलेंगी, और बैड गवर्नेंस की। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस, अगर उस पर आपको 50 शब्दों में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बड़े आसान। ठीक है, अब ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि गठन करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए, जिसमें आठ बातें करी गई, जिसमें भागीदारी पूर्ण, सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल न्याय संगत समावेशी शासन के नियम। मतलब ये 8 नियम है, अगर ये 8 चीजें किसी सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं तो हम उस सरकार को गुड गवर्नेंस मानेंगे या अच्छी सरकार मानेंगे। ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। ठीक है, ये वही है। ठीक है, एक एक शब्द को समझ लेते हैं। इसमें एक शब्द दिया हुआ है अकाउंटेबल, जवाबदेह या उत्तरदायी। तो जवाबदेह शासन या उत्तरदायी शासन क्या होता है? सीधी बात, सरकार जो भी काम करती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी काम, सिंपल सा काम कर रही है, जैसे मान लो कोई भी कानून लागू, मान लो स्वच्छ भारत अभियान चल गया, तो स्वच्छ भारत अभियान में जो भी प्रोविजंस होंगे, जो भी उसकी नीतियां होंगी, वो नीतियां सही होनी चाहिए जनता के लिए। अगर जनता को लगा कि इन नीतियों में समस्या है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी और सरकार को वो नीतियां बदलनी पड़ेंगी। और अगर सरकार लगातार गलतियां पे गलतियां करे तो जनता को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो सरकार को हटा देगी। तो सरकार, जो अच्छी सरकार है उसकी सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए कि वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, जवाबदेह होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपसे मैं पूछूं, ऐसे अगर एक सवाल बन जाए कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अच्छी सरकार की 8 महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए, तो आप एक एक करके सबको लिखेंगे और थोड़ी थोड़ी सबकी विशेषता बताएंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसमें कौन सा बड़ा दिमाग लगाना है? कुछ नहीं लगाना है। एक तो आप अकाउंटेबल होनी चाहिए सरकार। जब आपसे कोई बोले कि सरकार अकाउंटेबल होनी चाहिए, सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए कि अगर कोई भी गलती सरकार करेगी तो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जनता उसको बदल सकती है। दूसरी है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वसम्मति उन्मुख, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। इसका मतलब होता है कि जनता की सहमति होनी चाहिए कि जो भी कानून बनेगा, जो भी पॉलिसी बनेगी, उसमें जनता को ध्यान में रखकर, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड मतलब जनता की सहमति उसमें जरूरी है।
अगर जनता उस कानून के प्रति, उस पॉलिसी के प्रति सहमत नहीं है तो वो कानून नहीं आ सकता। और वो कैसे पता चलेगा? फीडबैक के थ्रू। जब इनपुट डाला जाएगा, आउटपुट निकलेगा, तो उसके बाद फीडबैक जनता अपना देगी ना। ठीक है, हालांकि इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें एक मैंने आपको बताया उत्तरदायी, दूसरा ट्रांसपेरेंट, कि जो भी कानून बनेगा, जो भी नीतियां लागू होंगी, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सरकार में करप्शन ना हो। ठीक है, वो चाहे सबसे उच्च दर्जे की सरकार हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे लोकल गवर्नमेंट, हर जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी कैसे पता चलेगी? जब हर चीज हमको क्लियर कट दिखेगी और उसका कारण पता होगा कि ये क्यों हुआ। जैसे मान लो कोई पॉलिसी आ गई, मान लो उज्ज्वला योजना आ गई, तो ये उज्ज्वला योजना क्यों आई? क्योंकि जो गरीब तबका है उसको इस तरीके से सशक्त करने के लिए, जैसे जो होता नहीं, उज्ज्वला योजना के थ्रू आपको सिलेंडर्स मिल रहे हैं, तो उससे महिलाओं के साथ बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी। उन चीजों से क्या हो रहा था? उन चीजों से अगर मुक्ति दिलानी है महिलाओं को, जैसे उनको जंगल में लकड़ी बटोरने के लिए जाना था, तो महिलाएं जो है सुभेद्य होती हैं ऐसे क्षेत्रों के लिए, उनके साथ गलत हो सकता है। तो अगर उनके पास सिलेंडर होगा तो उनको जंगल में नहीं जाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, लकड़ी खोजने के लिए। तो एक प्रकार से उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था ये। ठीक है, अब वो ठीक ढंग से उसका वितरण हुआ कि नहीं, जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा कि नहीं, इन सारी चीजों में हमको जानकारी होनी चाहिए, हमको डेटा पता होना चाहिए कि इस पर कितना करोड़ खर्च हुआ है। ठीक है, इसका कितना बजट बनाया गया था और इसको कितने समय में वितरित किया गया है, और असल में जिनको पहुंचाना था, जिनके पास ये लाभ पहुंचना था, उन तक यह लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इन सब चीजों के बारे में जब जनता को पता रहेगा, चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, पारदर्शी रहेगा। लेकिन अगर जनता से छिपाया जाएगा तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर वो, इसका मतलब जितना बजट बना है आप उसको खाने के चक्कर में है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को हम करप्ट बोलेंगे ना। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इक्विटेबल मतलब सबकी सहभागिता रहेगी वहां, हाँ, और इंक्लूसिव मतलब सबको जोड़ करके, समावेशी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो संसाधन का इस्तेमाल करना है वो भविष्य के लिए भी, या उसका दुरुपयोग ना हो। जैसे किसी चीज को आता है, अब कोयला खनन हो रहा है तो उसको इतना खन डालिए कि आने वाले समय में बचे ही ना। ऐसे भी नहीं करना है, जितना यूज करना है उतना, और संसाधनों का सही ढंग से बंटवारा भी होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी सरकार हो वो इफेक्टिव हो, प्रभावी सरकार हो, उसकी जो नीतियां हो प्रभावी हो, और एफिशिएंट हो, दक्षतापूर्ण हो, क्षमता होनी चाहिए उसमें। जैसे मैंने बोला ना कि कोई काम एक निश्चित समय में करने का जो तरीका है, कोई भी काम अगर आप निश्चित समय में नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उसके लिए क्या है, दक्षतापूर्ण नहीं। आपको अपनी दक्षता बढ़ानी है। सरकार अगर दक्ष नहीं है, सरकार कारगर नहीं है किसी काम को लेकर के, ठीक है, तो फिर वो सरकार अच्छी नहीं मानी जाएगी। जैसे कई बार आपने पुराने जमाने में सुना होगा कि बहुत सारे राजा हुए, लेकिन सारे राजा उतने कारगर और प्रभावी नहीं हुए। जब किसी राजवंश का अंत होता है तो उसका बड़ा कारण होता है कि जो उसके राजा होते हैं वो बड़े कमजोर होते हैं। जैसे मुगल राजवंश का अंत कैसे हुआ? जब तक औरंगजेब था तब तक बहुत बढ़िया चला। ठीक है, जैसे औरंगजेब हुआ उसी को हम पोस्ट मुगल एरा भी बोलते हैं, या डिक्लाइन पीरियड बोलते हैं मुगल का। उस टाइम से जो ही खराब खराब शासक आना शुरू हुआ, तुरंत ही देखिए थोड़े समय बाद क्या हो गया, मुगल का अंत हो गया। तो सरा यहाँ मैं तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, अगर राजतंत्र की भी बात करो, जहां राजा खराब मिले वहीं पर आपका शासन समाप्त। ठीक है, तो ऐसे ही अगर डेमोक्रेसी में भी सरकार दक्षतापूर्ण नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो फिर सरकार की जो पॉलिसीज होंगी वो भी तो ऐसे ही खराब होंगी। फॉलो द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन या कानून का शासन होना चाहिए। समझ आई बात? व्यक्ति का शासन ना हो कि मोदी जो चाहे वो कर ले, वो नहीं। विधि का शासन मतलब होता है विधि के समक्ष सभी लोग समान है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, जाति धर्म मूलवंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, वो सबके लिए बराबर होंगी। अगर जरूरत पड़ी, जैसे अल्पसंख्यक हुए, कुछ ऐसा समुदाय हुआ जो पिछड़ा हुआ है, तो उनके लिए विशेष नीतियां भी सरकार बनाएंगी। अगर ये काम हो रहा है तो सरकार अच्छी है, नहीं तो सरकार बुरी है। मैंने बोला ना, अगर सरकार बहुसंख्यक को ध्यान में रखकर काम कर रही है कि नहीं यही तो हमको वोट देंगे, इन्हीं से हमारा काम हो जाएगा, तो फिर वो सरकार ठीक नहीं। क्योंकि सरकार का काम है कि हर एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाना।
चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का हो, चाहे वो हाशिए पर हो, चाहे वो बहुत संसाधन पूर्ण हो, सबके ऊपर ध्यान रखना है और हिसाब से रखना है, इक्विटी बेस्ड, कि जिसको जितनी जरूरत है उतना मिलना चाहिए। जैसे अब अल्पसंख्यक समुदाय है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जिनको, जैसे जो 2 रोटी खाएंगे और जो 4 रोटी खाएंगे, तो उतनी ही भूख से देंगे ना, आप दोनों को तो 2-2 रोटी देंगे नहीं, या दोनों को 4-4 रोटी देंगे नहीं। तो इसका मतलब होता है कि जिसको जितनी जरूरत हो उसको उतना दिया जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेटरी मतलब सहभागितापूर्ण, जनता की भागीदारी होनी चाहिए शासन में, ये बहुत जरूरी चीज है। और जनता की भागीदारी से बहुत सारी चीजों का अंत होता है, करप्शन का भी अंत होता है, क्योंकि अगर जनता एक्टिव है तो करप्शन हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हर स्टेप पे जनता सवाल करेगी आपसे कि आपने ये काम करवाना था, आपने अभी तक करवाया नहीं। जैसे मान लो कोई डील भी अगर आप करेंगे, डिफेंस की भी डील कर लेंगे, तो उसमें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे जनता को, कि मान लो 5,000 करोड़ की करनी थी, आप 7,000 करोड़ करके आए, तो आपने बोला कि नहीं, जो हमने टेक्नोलॉजी ली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए 7,000 करोड़ चाहिए था। लेकिन जनता आज के जमाने में बेवकूफ तो है नहीं, जनता को पता है कि वो 5,000 करोड़ का ही था। कई बार राफेल डील पर आपको न्यूज में देखने को मिला होगा कि उसमें बड़ा भेदभाव हुआ था। तो जनता, अच्छा जनता में आपके दिमाग में आता होगा जनता ऐसे ही खेत में काम कर रही होगी। अरे जनता में वो भी लोग हैं जो शासन में है, जनता में वो भी लोग हैं जो वैज्ञानिक हैं, जनता में वो भी लोग हैं जो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी बना भी रहे हैं, वो भी तो जनता ही है, क्या उसको पता नहीं है? तो ये जो फीडबैक मांगा जाता है, बेसिक तौर पर वही लोग फीडबैक देते हैं। अब गांव खेत में काम करने वाला रामलाल थोड़ी ना देगा उसको पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि न्यूज उस काम को आसानी से पहुंचा सकता है। जैसे मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया का काम होता है जनता के लिए जो भी सरकार कानून बना रही है, उस कानून को जनता तक पहुंचाना कि वो कानून आपके लिए सही है कि गलत है। मीडिया का काम ये है। ये जो मोदी मीडिया लोग बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि जो भी काम सरकार कर रही है उसको हूबहू ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं कि आप ऐसे ही प्रस्तुत। इसीलिए जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात आती है तो भारत बहुत पीछे चला जाता है। उसका बड़ा रीजन यही है, क्योंकि यहाँ वही बोला जाता है जो बुलवाया जाता है। जैसे वो सनी देओल का एक डायलॉग नहीं है, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, वो वाला। मीडिया वैसी हो जाती है, और मीडिया ऐसी हो जाएगी तो फिर दिक्कत है। मीडिया कभी ऐसा नहीं होनी चाहिए। मीडिया जब ऐसी हो जाएगी तो फिर क्या जनता जानेगी। देख रहे हैं, जाके 15 चैनल उठाइए, 15 में 14 चैनल जो है वो एंटी बीजेपी को गाली देते हैं, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ होता है उसको तरह तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं बुला के उसको अपने चैनल पे बुला के प्रताड़ित करते हैं। एक सुधांशु त्रिवेदी को भी बुला लेते हैं उसी में। सुधांशु त्रिवेदी एक बड़ा कैरेक्टर है, ठीक है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो टोटी पोटेंशियल है, ठीक है, उससे किसी भी क्षेत्र का सवाल किया जा सकता है। मे बी आई कुड हार्म the feelings of BJPians in this class, but I'm sorry अगर कोई सपोर्टर बैठा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्वेंट्स किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, दे आर क्वाइट न्यूट्रल, सो यू शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। और जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, अभी इसमें सिलेबस तुम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सिविल सर्विसेज की बात होगी कि उनको क्या होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन। एक शब्द होता है एनोनिमिटी कहते हैं उसको, उसका मतलब होता है कि जो भी नेता काम करते हैं ना, या जो भी सरकार काम करती है, उसके पीछे का सारा काम सिविल सर्वेंट ही करते हैं। लेकिन कभी भी सिविल सर्वेंट को उसके लिए ना तो ब्लेम किया जा सकता, ना तो उसके लिए उनको प्रेज किया जा सकता। ये सख्त खिलाफ है सिविल सर्विसेज का, जो वो है कोड ऑफ कंडक्ट, उसके सख्त खिलाफ है। आप अपने आप को कभी एक्सपोज नहीं कर सकते उनके सामने। भले ही आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट बहुत मस्त कर दिया हो और लोग बोल रहे हैं नहीं ये तो मोदी का काम है, लेकिन आपके अंदर से उफान मार रहा हो ब्लड की, नहीं, अभी जाके मीडिया में चले जाएंगे और बता देंगे अरे ये वाला प्रोजेक्ट तो मैंने लॉन्च किया था। लेकिन सिविल सर्वेंट को ये नहीं करना है, उसको बताना है नेता को कि आपको ऐसे, पर्दे के पीछे का डायरेक्टर का काम होना चाहिए सिविल सर्वेंट का, कि कोई भी पॉलिसी लागू हो रही है, सब जान रहे हैं कि उसको सिविल सर्वेंट ही लागू करते हैं, लेकिन किसी को अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। हमेशा सरकार को ही
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे मान लो अगर रेल में कोई दुर्घटना हो तो अक्सर आपने देखा रेल मंत्री ही क्या कर देते हैं, पद से इस्तीफा देते हैं। कभी किसी सचिव जी को पद से इस्तीफा देते हुए देखा है? या सचिव को छोड़ दो, उसके नीचे भी तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट होंगे, उनका कभी नाम सुना है? दिस इज कॉल्ड द सीक्रेसी ऑफ सिविल सर्विसेज। आप अपने पूरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं मौका पाएंगे कि आपको कभी किसी को फ्रंट पे रख दिया जाए, नहीं रखा जाएगा। आप अपने मन से अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देंगे तो अलग चीज है। ठीक है, एक बार सिलेबस लिख लीजिए, या एक काम करते हैं, टाइम हो गया है वैसे, ठीक है। सिलेबस तो मैंने भेज रखा है, उसमें से आप चाहे तो सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। बाकी सिलेबस लिखवाने का मुझे नहीं कोई बहुत विशेष मतलब लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ऐसे करके आपको और चीजें समझाई जाएंगी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ इसमें से ना समझ आया हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो बस एकदम नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल ही है ना, ठीक है। अच्छा कोई और इसमें ऐसा है, रुकिए ऑफ करके पूछते हैं, क्योंकि वो सिलेबस से बाहर